हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आज हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कार्बन। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि कार्बन क्या होता है। तो कार्बन एक क्या है? कार्बन एक जो है वो सर्वतोमुखी तत्व है। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। कार्बन जो है वो भूपर्पट्टी में खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित है। खनिज पे कार्बन जो है वो भूपर्पट्टी में खनिज के रूप में कितना उपस्थित है? 0.02%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित है भूपर्पट्टी में कार्बन। और वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है वो 0.03% उपस्थित है। सभी सजीव संरचनाओं कार्बन पर आधारित हैं और कागज, प्लास्टिक, चमड़े और रबड़ में कार्बन होता है। तो हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कार्बन। तो कार्बन जो है वो कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है और कार्बन जो है वो भूपर्पट्टी में खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित है और वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित हैं और कागज, प्लास्टिक, चमड़े और रबड़ में कार्बन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग। तो अभी इसके बाद हम कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग देखते हैं। तो कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि कार्बन के ऑक्सीजन वायु मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन के ऑक्सीजन जो है वो वायु में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है तथा बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग हम देख लिए। तो कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग क्या होता है? अधिकतर जो है वो उनका प्रयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है, कार्बन और उसके यौगिक का उपयोग, क्योंकि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन में दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है तथा बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा कि इसके अतिरिक्त इनका ज्वलन ताप मध्यम कैलोरी मान अधिक होता है। तो इसका अधिकतर इनका ज्वलन ताप क्या होता है? वो मध्यम और कैलोरी का मान अधिक होता है तथा इनके दहन से कोई अवशेष नहीं बचता। और जब इनका दहन होता है तो कोई भी अवशेष नहीं बचता और न ही हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो ये देखते हैं हम। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। तो कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K और L होता है। K में 2 और L में 4। तो इसका जो है वो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? तो पहला होता है हमारा K, दूसरा होता है L। तो K में जाता है 2 और L में जाता है 6। तो यहाँ पे 6 नहीं है तो हम 4 ही होगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे K में 2 चला गया और L में 4, तो यहाँ पे हमारा 6 खत्म हो गया। तो अब देखते हैं हम कि उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए क्या होता है। तो अब देखते हैं हम इसका अगला पॉइंट। तो कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। यहाँ पे L में 4 है, मतलब अंतिम में 4 हो गया, उसके बाद कुछ नहीं जाएगा क्योंकि 4 और 2 6 हो गया और इसका परमाणु संख्या भी 6 ही होता है कार्बन का। तो कार्बन का परमाणु जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, 4 यहाँ पे प्राप्त किया है, परंतु नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। तो L को चाहिए हमारा, L जो है इसको 6 चाहिए और इसमें इसका इलेक्ट्रॉन जो 4 ही है लेकिन 6 चाहिए, तो ये उसको धारण करना कठिन है। तो कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है
अगर नहीं ले सकता तो इसको छोड़ सकता है, परंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके लिए जो है वो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगला है हमारा कि इस प्रकार कार्बन के परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खो देना अत्यंत कठिन होता है। और कार्बन के लिए जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खोना बहुत ही कठिन होता है। कार्बन जो है वो अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। तो कार्बन जो है वो अपने अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। तो ये हमारा पूरा देख लिया हम कि उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कैसे करते हैं, करने के लिए क्या क्या किया जाता है, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है हमारा कि HON एवं Cl। तो H मतलब हमारा हो गया पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और क्लोरीन। Cl जैसे तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने में सक्षम हैं। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन जैसे तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन जो है वो साझेदारी करने में सक्षम हैं। अब देखते हैं हम अगला सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होता है? तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के बनने वाली आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। तो सहसंयोजी आबंध क्या होता है? 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। और सहसंयोजी आबंध जो है वो यौगिक के भौतिक गुण। नेक्स्ट हमारा है कि सहसंयोजी आबंध यौगिकों के भौतिक गुण। तो ये हो जाएगा हमारा, देखते हैं हम कि सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतरानुक बल कम होता है। अंतरानुक बल इनके बीच जो है वो कम होता है। सामान्यतः ये अणु विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि आवेशित कण नहीं बनते। तो सहसंयोजी आबंध यौगिक के भौतिक गुण आपको समझ में आ गया होगा। तो सहसंयोजी यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच जो है वो अंतरानुबल कम होता है। सामान्यतः ये अणु विद्युत के कुचालक होते हैं और क्योंकि अवशेषित कण नहीं बनते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है कि कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? तो कार्बन का अपरूप होता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलजीन। ये तीनों होते हैं कार्बन के अपरूप। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो है वो कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। इन अपरूपों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो है वो दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणु से बने हीरा और ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपरूप है। और इन अपरूपों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण जो है वो भिन्न होते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु जो क्या करता है, कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। तो देखते हैं हम ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है।
ग्रेफाइट में जो है वो कार्बन के प्रत्येक अणु का बंध क्या होता है, कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोशीय व्यूह मिलता है। षटकोशीय व्यूह मिलता है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोशीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम हीरा एवं ग्रेफाइट में अंतर। तो हीरा एवं ग्रेफाइट में अंतर क्या होता है? तो हीरा और ग्रेफाइट में अब देखेंगे हम दोनों में अंतर क्या होता है। तो हीरा जो है वो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। यह जो है वो कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। और ग्रेफाइट जो है यह कोमल पदार्थ होता है, यह कोमल होता है। ग्रेफाइट कोमल होता है और हीरा कठोर होता है प्राकृतिक रूप से ही। हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। हीरा पारदर्शी होता है और ग्रेफाइट जो है वो अपारदर्शी होता है। तो ये हो गया हीरा और ग्रेफाइट का दोनों में अंतर। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, अब जो भी बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है हमारा कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो ये हो जाएगा हमारा सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनने की क्षमता है। तो सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण क्या है, कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनने की क्षमता है। इसके 2 कारक हैं। पहला हमारा हो गया श्रृंखलन और दूसरा हो गया 4 संयोजन, चतु संयोजकता जिसको हम कहते हैं। तो देखते हैं हम पहला श्रृंखलन क्या होता है। तो श्रृंखलन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इन गुण को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन के कारण कार्बन यौगिकों की संख्या विशाल है। तो श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं और श्रृंखलन के कारण ही कार्बन यौगिकों की संख्या विशाल है। देखते हैं हम चतु संयोजकता। तो चतु संयोजकता क्या होता है। तो कार्बन जो है वो चतु संयोजक प्रकृति का होता है, प्रकृति का तत्व है। कार्बन जो है वो चतु संयोजन प्रकृति का तत्व है, इसलिए जो है यह 4 अन्य कार्बन परमाणु अथवा किन्हीं एकल संयोजी तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने में सक्षम है, जिसके कारण कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या है। तो आई होप कि आपको चतु संयोजकता समझ में आ गया होगा। तो चतु संयोजकता एक बार और आपको हम अच्छे से समझा देते हैं कि कार्बन चतु संयोजन प्रकृति का तत्व है। कार्बन जो है वो चतु संयोजन प्रकृति का तत्व है, इसलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणु अथवा किन्हीं एकल संयोजी तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने में सक्षम है, जिसके कारण कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या है। तो अब देखते हैं संतृप्त यौगिक। तो संतृप्त यौगिक क्या होता है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते। संतृप्त यौगिक क्या होता है, कार्बन परमाणुओं के बीच जो है वो केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो सामान्यतः ये जो है यौगिक वो अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारा संतृप्त यौगिक। अब हम देखते हैं असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त यौगिक क्या होता है ये हम देखेंगे। द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो असंतृप्त यौगिक क्या होता है, द्वि अथवा त्रि मतलब 2 या 3 आबंध वाले कार्बन के यौगिक जो है वो संतृप्त असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब देखते हैं हम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
तो देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा एथेन, एथीन और एथाइन। ये तीनों क्या होते हैं के बारे में हम पढ़ेंगे। एथेन, एथाइन और एथीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिनका सूत्र C2H2 है। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक कौन है? एथेन है। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H2। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अगला है हमारा किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे एथीन कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एथीन, एथेन और एथाइन। एथेन का सूत्र फॉर्मूला होता है C2H2 और एथीन का होता है C2H4। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है और कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र जो है वो H2 है, C2H2 है। और हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र जो है वो C2H2 एथाइन कहते हैं। अब तीसरा है हमारा एथाइन। अब देखते हैं हम संरचनात्मक घटक। तो संरचनात्मक घटक क्या होते हैं? तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न होती है, संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं। वो जो है वो संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं। वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न होता है, उसे ही संरचनात्मक घटक कहते हैं। अगला है हमारा विषम परमाणु। तो विषम परमाणु क्या होता है? इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो विषम परमाणु क्या होता है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रक्रियात्मक समूह। तो प्रक्रियात्मक समूह क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रक्रियात्मक समूह तो यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशीलता तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशीलता तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अगला है हमारा समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी क्या होता है ये देखते हैं हम। तो यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो समजातीय श्रेणी क्या होता है? यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन जो है वो श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल है एल्कोहल। एल्कोहल CH3OH, C2H5OH और C3H7OH और C4H9OH। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो ये है समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। तो समजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या होता है? समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH का अंतर तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में जो है वो CH का अंतर तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। इन सदस्यों को प्रक्रियात्मक समूह विशिष्टताओं प्रदान करता है। फलस्वरूप ये सदस्य समान रासायनिक गुणधर्म तथा भिन्न भौतिक गुणधर्म दर्शाते हैं।
सदस्यों के अणु द्रव्यमान में अंतर होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्मों में अंतर आता है। अणु द्रव्यमान के बढ़ने के कारण सदस्यों का गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। तो समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH का अंतर तथा चौगुदा द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। इन सदस्यों को प्रक्रियात्मक समूह विशिष्टताओं प्रदान करता है और फलस्वरूप ये सदस्य समान रासायनिक गुणधर्म तथा भिन्न भौतिक गुणधर्म दर्शाते हैं। सदस्यों के अणु द्रव्यमान में अंतर होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्मों में अंतर आता है। अणु द्रव्यमान के बढ़ने के कारण सदस्यों का गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है। कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति। अगला पॉइंट है हमारा कार्बन यौगिक के नाम पद्धति। तो किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया गया हो। तो कार्बन यौगिक की नाम पद्धति, तो ये हम समझते हैं इस पर किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार जो है वो बेसिक में कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। अगला है हमारा कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अब देखते हैं हम दहन। तो दहन क्या होता है? सामान्यतः ये यौगिक वायु मतलब ऑक्सीजन वायु में दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। तो दहन क्या होता है? सामान्यतः ये यौगिक जो है वो वायु में दहन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पन्न करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। इसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल होता है तापन CH4 प्लस 2O2 और CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। अब देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला तथा वायु की सीमित आपूर्ति के कज्जली व ज्वाला उत्पन्न करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला तथा वायु की सीमित आपूर्ति में जजली ज्वाला उत्पन्न करता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर कज्जली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर क्या होता है? कज्जली ज्वाला उत्पन्न करता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन द्वारा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। कोयला तथा पेट्रोल के दहन द्वारा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पेट्रोल और कोयला के दहन द्वारा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। अब देखते हैं हम ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या होता है ये हम देखेंगे अभी कि ऑक्सीकारक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक क्या होता है? कुछ पदार्थ में क्या होता है जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उसे ही ऑक्सीकारक कहते हैं। तो पहले हम पढ़े थे ऑक्सीकारक, हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यौगिक द्वारा क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यौगिक द्वारा
तो देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यौगिक द्वारा ऑक्सीजन का संयोजन होता है एवं हाइड्रोजन पृथक होती है। एथेनॉन से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि एथेनॉन से एथेनोइक अम्ल बनने में ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन पृथक होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है वो यौगिक द्वारा ऑक्सीजन का संयोग होता है एवं हाइड्रोजन पृथक होती है। एथेनॉन से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एथेनॉन से एथेनोइक अम्ल बनने में ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन पृथक होती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संकलन अभिक्रिया। तो देखेंगे हम कि संकलन अभिक्रिया क्या होता है। तो निकेल पैल्डियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन निर्मित करते हैं। इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तन किया जाता है। तो संकलन अभिक्रिया क्या होता है। निकेल पैल्डियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तन किया जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इन परिक्रम द्वारा जो है वो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो संकलन अभिक्रिया के द्वारा ही वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। अब हमारा दिया है यहाँ पे नोट। तो नोट में क्या दिया हुआ है। संतृप्त वसीय अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसीय तेलों का उपयोग करना चाहिए। असंतृप्त वसीय अम्ल जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसीय तेलों का उपयोग करते हैं। असंतृप्त वसीयों के लिए भोजन पकाने के लिए उपयोग करते हैं और स्वतंत्र वसीय अम्ल क्या है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिक्रिया होते हैं अनअभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में फ्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, क्योंकि एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिकृत होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो वो अनअभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है और इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। अब देखते हैं हम एथेनॉन के गुणधर्म। तो एथेनॉन के गुणधर्म क्या होते हैं ये देखने वाले हैं हम। तो एथेनॉन के भौतिक गुणधर्म से पहले देखेंगे। तो रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद। एथेनॉन के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। रंगहीन गंध होता है और जलने का वाला स्वाद होता है और जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है। और क्वथनांक जो है वो 351 के होता है और गलनांक जो है वो 156 के होता है और उदासीन प्रकृति का होता है। प्रकृति जो है वो उदासीन होता है। और एथेनॉन के रासायनिक गुणधर्म। अब देखते हैं हम एथेनॉन के रासायनिक गुणधर्म। तो पहले देखे थे हम एथेनॉन के भौतिक गुणधर्म। अब देखेंगे हम एथेनॉन के रासायनिक गुणधर्म।
तो एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? C2H2OH की सोडियम के साथ अभिक्रिया में सोडियम इथोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। तो एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? C2H2OH की सोडियम के साथ अभिक्रिया में सोडियम इथोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। सांद्र H2SO4 के साथ 447 के तापमान पर एथेनॉल के निर्जलीकरण द्वारा एथेन उत्पन्न होता है। अब एथेनॉल के उपयोग, अब देखते हैं एथेनॉल के उपयोग क्या होते हैं। इसके उपयोग क्या क्या होते हैं एथेनॉल के उपयोग? तो एल्कोहलिक पेय में इसका उपयोग होता है। दवाओं तथा टॉनिकों में इसका उपयोग होता है। किसका? एथेनॉल का। और प्रयोगशाला अभिक्रिया के रूप में जो है एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। साबुन निर्माण में किया जाता है। एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल का भौतिक गुणधर्म। अब देखेंगे हम एथेनोइक अम्ल, जिसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, इसका भौतिक गुणधर्म क्या होता है? तो रंगहीन द्रव्य, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध। तो एथेनोइक अम्ल का गुणधर्म क्या होता है? भौतिक गुणधर्म। एसिटिक अम्ल का भौतिक गुणधर्म। तो यहाँ पे एक हमारा पॉइंट है कि एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो इसका भौतिक गुणधर्म क्या होता है? रंगहीन द्रव्य का होता है, स्वाद में खट्टा होता है और सिरके जैसी गंध होती है। और इसका क्वथनांक जो है वो 391 के होता है। गलनांक जो है वो 290 के होता है। और एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा कि एसिटिक अम्ल का जो है वो 3 से 4% जलीय विलयन सिरका कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का कितना परसेंट जलीय विलयन का सिरका कहलाता है? 3 से 4%। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेसन एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो शुद्ध एथेनोइक को ही ग्लेसल एथिटिक अम्ल कहते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर जो है वो बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है, हमारा एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया क्या होती है ये हम देखेंगे। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया से पहले देखते हैं हम एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एस्टरीकरण क्या होता है अभिक्रिया? तो एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है? एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं और एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। अब देखते हैं हम क्षारक के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण मतलब सोडियम एथेनोएट या सोडियम एथेटेट तथा जल बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो खनिज अम्ल की भांति ही है वो एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण मतलब कि सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट तथा जल का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है हमारा कार्बन एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। तो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया ये हम देख लिए।
कैथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। अब देखेंगे हम साबुन और अपमार्जन। तो साबुन और अपमार्जन क्या होता है? तो साबुन क्या होता है इससे पहले ये देखते हैं। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साबुन के बारे में, VVI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साबुन क्या होता है? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन केवल मृदु जल के साथ सफाई क्रिया करते हैं। साबुन जो है वो सिर्फ मृदु जल के साथ ही सफाई क्रिया करते हैं तथा कठोर जल के साथ प्रभावहीन होते हैं। साबुन के अणु में जलरागी एवं जल विरागी समूह होते हैं। तो आई होप कि आपको साबुन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं और साबुन केवल मृदु जल के साथ सफाई क्रिया करते हैं तथा कठोर जल के साथ प्रभावहीन होते हैं और साबुन के अणु में जलरागी एवं जल विरागी समूह होते हैं। तो अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। अगला हमारा क्वेश्चन है अपमार्जन। तो अपमार्जन क्या होता है? तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जन मृदु तथा कठोर जल के साथ सफाई क्रिया करते हैं। तो अपमार्जन क्या होता है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जन जो है वो मृदु तथा कठोर जल के साथ विक्रिया सफाई प्रक्रिया करते हैं। अपमार्जन जो है वो मृदु और कठोर जल दोनों के साथ में सफाई क्रिया करता है और साबुन जो है वो सिर्फ मृदु जल के साथ में सफाई क्रिया करता है। तो अब देखते हैं हम कि जलरागी और जल विरागी क्या होता है। जलरागी एवं जल विरागी क्या होता है? तो साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में मिले एक सिरके को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में मिले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि जलरागी और जल विरागी क्या है। तो साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल के मिले एक सिरे को जलरागी कहते हैं और हाइड्रोकार्बन में मिले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है मिसेल। तो मिसेल क्या होता है ये हम देखेंगे। तो जल के अंदर अणुओं की एक विशेष व्यवस्था जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना रहा होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनाने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्सों में होती है जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे के सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तो आई होप कि आपको मिसेल समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं एक बार फिर मिसेल क्या होता है। तो जल के अंदर जो है वो अणुओं की एक विशेष व्यवस्था जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनाने के कारण होता है जिससे जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है जबकि उसका आयनिक सिरा जो है वो गुच्छे के सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। अब देखते हैं हम कि साबुन की सफाई प्रक्रिया कैसे होती है। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया तो अधिकांश मेल तेल यह होता है तथा जल विरागी छोर इस मेल के साथ जुड़ जाता है। साबुन की सफाई कैसे होती है? साबुन की सफाई प्रक्रिया तो अधिकांश मेल जो है वो तेलीय होता है तथा जल विरागी छोर इस मेल के साथ जुड़ जाता है। जल के अणु जलरागी छोर पर साबुन के अणु को घोल देते हैं। फलस्वरूप साबुन के अणु मिसेली संरचना बनाते हैं। इस प्रक्रिया में साबुन के अणु और तेलीय मेल का पायस बनता है तथा विभिन्न भौतिक विधियों जैसे पटकना, डंडे से पीटना, ब्रश से रगड़ना आदि की सहायता से वस्त्र साफ होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि साबुन की सफाई प्रक्रिया कैसे होती है। तो एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। तो अधिकांश मेल जो है वो तेलीय होता है तथा जल विरागी छोर इस मेल के साथ जुड़ जाता है।
जल के अणु जो है वो जलरागी छोर पर साबुन के अणु को घेर लेते हैं। फलस्वरूप जो है वो साबुन के अणु मिसेली संरचना बनाते हैं। इस प्रक्रिया में साबुन के अणु और तेलीय मेल का आपस में पायस बनता है तथा विभिन्न भौतिक विधियों जैसे पटकना, डंडे से पीटना, ब्रश से रगड़ना आदि की सहायता से वस्त्र साफ होता है। तो अब हम देखने वाले हैं अघुलनशील पदार्थ स्कम क्या होता है। अघुलनशील पदार्थ क्या होता है, स्कम के बारे में पढ़ेंगे हम। अघुलनशील पदार्थ तो कठोर जल में प्रयुक्त मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण साबुन के जल राग भार से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ या स्कम बनाते हैं, जिसके कारण सफाई प्रक्रिया बाधित होती है। स्कम को ही अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। तो अघुलनशील पदार्थ क्या होता है, कठोर जल में प्रयुक्त मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण साबुन के जल राग भार से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ या स्कम बनाते हैं, जिसके कारण सफाई प्रक्रिया बाधित होती है। अगला पॉइंट है हमारा कि अपमार्जक के अणु का अवशेषित सिरा जो है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों को के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, फलस्वरूप सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से संपन्न होती है। तो अपमार्जक के अणु का अवशेषित सिरा जो है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं और फलस्वरूप सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से संपन्न होता है। अगला पॉइंट है हमारा कि साबुन पूर्णतया जैव तो निम्नकरणीय होते हैं। साबुन पूर्णतया जैव निम्नकरणीय होते हैं, जबकि अपमार्जक नहीं। साबुन पर्यावरण हितों ही होते हैं लेकिन अपमार्जक नहीं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा साइंस का 4th चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।